Dear students, let's learn chapter number 16, Economic Liberalization and Globalization. Okay, we will learn this term, what is liberalization, what is privatization, and what is globalization. In previous standard, you have already learned the basic concept of liberalization, globalization, and privatization. But in this chapter, we will learn in detail. Okay, let's see. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. As you know very well that in 1947 our India became independent, right? But Indian economy was already collapsed due to the British rule. You know it very well कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से क्या हुआ था पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो गिर चुकी थी। इंडिया पुअर हो चुका था, बहुत अंडर डेवलप हो चुका था और पूरा का पूरा बैकवर्ड हो चुका था और हमारी इकोनॉमी जो है वो एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी, स्थिर हो गई थी, राइट। तो जो पार्टी लीडिंग पार्टी आई, रूल करने के लिए आई, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के साथ मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि अब हमारी इकोनॉमी जो पूरी की पूरी गिर चुकी है उसको वापस हासिल करना है, उसको वापस स्पीडी बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट टूक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमी डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 years प्लान। तो 5 साल की एक पॉलिसी बनाई जो 1950 में इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। 1950 में उन्होंने 5 साल की जो पॉलिसी है वो बनाना शुरू किया। तो 1951 से वो कब लागू की गई, तो 1951 से 1956 तक ये पूरे 5 साल में हम ग्रेजुअली धीरे धीरे किस तरह से हम डेवलप करेंगे, एक से एक के बाद एक पॉलिसी को अप्लाई करते करते धीरे धीरे इंडिया को डेवलप करेंगे। ओके, तो ये क्यों पॉलिसी अपनाई गई, क्योंकि जब भी हमें कुछ अचीव करना होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th स्टैंडर्ड में ऐसे ही तो नहीं आ गए, आप पहले 1st स्टैंडर्ड में आए, फिर 2nd स्टैंडर्ड में आए, फिर 3rd स्टैंडर्ड में आए, ऐसा करते करते एक एक स्टेप चढ़ के आप 10th स्टैंडर्ड में आए, राइट। तो कहीं कोई भी गोल अचीव करना होता है तो हमें छोटे छोटे जो हमारे एम्स होते हैं, हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसको हासिल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम अपने बड़ा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है उसको हासिल कर सकते हैं। तो उसी तरह से 5 साल एक बहुत सालों का जो ईयर है, तो एक साल में हम क्या अचीव करेंगे, दूसरे साल में क्या अचीव करेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे और किस तरह से हम इकोनॉमी को स्पीडी बनाएंगे, ये प्लानिंग किया गया इन द प्लानिंग कमीशन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस। तो इकोनॉमी को स्पीडी बनाने के लिए मेन जो है वो 3 पॉलिसी के ऊपर ज़्यादातर भार जो है वो रखा गया। एक तो मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब रिगार्डिंग द मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की गई। जैसे कि मनी हमारे भारत देश में कैसे आएगा, ठीक है, किस तरह से मनी जो है हर एक सेक्टर में सर्कुलेट किया जाएगा। ओके, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि भाई हम कितना मनी जो है हमारे देश में जितना भी मनी होगा वो कहाँ पे स्पेंड करेंगे, ठीक है, हमारे एक्सपेंडिचर क्या किस तरह से रहेंगे, कहाँ पे हमें ज़्यादा खर्चा करना है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें ज़्यादातर पैसा जो है वो खर्च करना है और उसको डेवलप करना है, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। एंड देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ओके, सो इकोनॉमी को ज़्यादा स्पीडी बनाने के लिए ये जो मैटर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मॉनिटरी पॉलिसी, ये बात आपको याद रखनी है, राइट।
मॉनिटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई इकोनॉमी भी उसको बोला जाता है कि मनी कैसे सप्लाई होगा हमारे भारत देश में। फिर फिस्कल पॉलिसी, किस तरह से हमारे भारत में पैसा आएगा और हम किस तरह से खर्च करेंगे, वो फिस्कल पॉलिसी। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो हम डेवलप करेंगे और उसको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रीज रिप्रोड्यूस करेगी और किस तरह से हमारे भारत देश में वो सभी चीज़ें जो है वो यूटिलाइज होगी। दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओके, ऑल्दो मैनी ऑफ दिस प्लान्स वर कंप्लीटेड, इसमें से बहुत सारे प्लानिंग कमीशन में से जितने भी पॉलिसी बनाई थी वो लागू की गई, कुछ कुछ उसमें से सक्सेस हुई, लेकिन ओवरऑल जो है ये प्लानिंग कमीशन जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फेलर होने के बहुत सारे रीजंस थे, वो क्या थे वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ऑल्दो मैनी ऑफ दिस प्लान्स वर कंप्लीटेड, सक्सेस वाज नॉट अटेन इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस। हम जो चाहते थे कि हमें स्पीडी इकोनॉमी चाहिए, स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, वो हम अचीव नहीं कर पाए। ओके, नॉट अटेन अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं अचीव कर पाए। किससे अचीव नहीं कर पाए? 5 years प्लानिंग से। ओके, ट्रू सेंस में हमें जितना स्पीड चाहिए था नहीं कर पाए। इसीलिए गवर्नमेंट अब ये सोचने लगी कि कहाँ पे हमारी गलती रह गई। तो गवर्नमेंट जो है ना अब क्या करने लगी, अपने फॉल्स ढूंढने लगी। कहाँ रेक्टिफाइंग द एरर्स डन इन द पास्ट। गवर्नमेंट सोचने लगी कि ऐसा तो क्या था पॉलिसी में जिसकी वजह से हम फेल हो गए। ठीक है, जब हम फेल जो हो जाते हैं तो हम हमारा ड्रॉबैक, हमारी जो लिमिटेशंस है कि हम में ऐसी क्या गलती हो गई, क्या खामी रह गई जिससे हम सक्सेस नहीं हो पाए, तो ये ढूंढते हैं। तो सेम गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया। ओके, तो इन दिस रिगार्ड in industrial policy of 1991 such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization. उसको LPG पॉलिसी भी बोलते हैं। कब इंट्रोड्यूस की गई? 1991 में। तब आई थिंक जो गवर्नमेंट थी वो पीवी नरसिंह राव की थी। ओके, पीवी नरसिंह राव की तब गवर्नमेंट थी। उनकी गवर्नमेंट में ये जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ एकदम सिंपल, तो लिबरल करना, फ्री करना, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। किसी चीज़ जो पहले पब्लिक के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी, उसको अब प्राइवेट ओनर्स के हाथ में दे देना, वो प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब कॉन्सेप्ट किसका है? वर्ल्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होना। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है वो देखते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स imposed on private sectors and encourages economic development। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पॉलिसी में क्या खामी थी वो अभी गवर्नमेंट को समझ में आई। क्या खामी थी? तो गवर्नमेंट ने सभी कुछ अपने हाथ में कर लिया था। गवर्नमेंट क्या करती थी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट ओनर है, उनके हाथ में उनको कुछ भी नहीं सौंपती थी, ना इंडस्ट्री सौंपती थी, ना कुछ रिसोर्सेज जो है वो उनके हाथ में देती थी, ना ही उनको इतना लिबरल करती थी कि वो अपना मार्केट जो है वो भारत देश में बसा सके, कुछ कमा सके और कुछ चीज़ों से वो लाभ करवा सके गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने टोटल अंडर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अभी सभी कुछ हमारे हाथ में नहीं रखना है, हमें क्या करना है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, उनको लिबरल कर देते हैं। उनके ऊपर हमने जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जितने भी कंट्रोल लगाए हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको हम हटा देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, एंकरेज करते हैं कि आओ अब हमने आपको फ्री कर दिया, हम आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, आप जितनी चाहे इंडस्ट्रीज डेवलप करो, जितना चाहे उतना प्रोडक्ट्स मार्केट में लाओ और
फ्रीली आप उसको बेचो, लेकिन आपको सिर्फ करना क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी टैक्सेशन पॉलिसी में भी बहुत ही ईजी कर दी। पहले जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे ना, बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शन थे, वो सभी कुछ हटा दिए गए। ओके, तो दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, गवर्नमेंट हैज़ ग्रेजुअली रिड्यूस कर देना। क्या कर दिया, एक तो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ला दिया था वो, और कंट्रोल जो इम्पोज किया था, वो दोनों क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया। ओके, तो उसको हम बोलेंगे liberalization. Main economic reforms related to liberalization which were made the earlier period were as follows. तो गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स लाए लिबरलाइजेशन के लिए, वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated. पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर इम्पोज कर दिया था कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें जो थी कंपलसरी कर दी थी, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो पे करने पड़े थे। तो ये सभी कुछ जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और परमिशन दे दी। सबसे पहले तो 18 इंडस्ट्री को जो रिजर्वेशन थी, 18 इंडस्ट्री को उन्होंने परमिशन दे दी शुरुआत में कि आप फ्री हो, आप भारत में जो जहाँ पे भी एस्टैब्लिश करना चाहते हो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो, आपके ऊपर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। तो ये किया सबसे पहले। उसके बाद एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये जो तीन है ना, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को सबसे पहले तो नहीं दिया था। जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब ये चीज़ें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ने क्या किया, रेलवे को, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस को भी धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाया। ओके, उसके बाद थर्ड जो है, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड। तो पहले से एक ट्रेडिशन बन चुका था कि हर एक इंडस्ट्रीज़ को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब लिबरलाइजेशन लाया गवर्नमेंट ने, तो क्या किया कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया कि ज़रूरी नहीं है हर एक इंडस्ट्रीज़ को रजिस्ट्रेशन करवाना गवर्नमेंट में। ठीक है, आप नहीं रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होगी, वो वही सिर्फ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्या लाया गवर्नमेंट ने, provisions to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environmental was cancelled। पहले क्या था कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो पॉल्यूशन कर सकती है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं होने देना है। तो गवर्नमेंट पहले परमिशन ही नहीं देती थी, उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर देती थी। लेकिन अभी क्या किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए। हाँ, एनवायरनमेंट तो पॉल्यूशन नहीं करना है और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करना है, आजू बाजू रेसिडेंशियल एरिया है उसको भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। ठीक है, लेकिन हम ये सब नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको परमिशन देंगे। जैसे कि पॉल्यूशन के लिए आपको कुछ बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो ग्रो करने पड़ेंगे। आपकी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया ना हो। इस तरह से कुछ नॉर्म्स जो है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है ऐसा बोल के उनको परमिशन दे दी कि आप कोई भी प्रकार की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप कर सकते हो, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है लिबरलाइजेशन का, तो सबसे पहला एडवांटेजेस जो है, एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आता है, ऑब्वियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज मार्केट में आ गई तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया,
ओके। सेकेंड जो है, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। ऑब्वियसली लिबरेट कर दिया, बहुत सारे मार्केट जो है प्राइवेट मार्केट और प्राइवेट ओनर जो है वो भारत में आ गया, तो ग्लोबल ट्रेड शुरू हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया। ठीक है, बाहर से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है अंदर आने लगे हमारे भारत में। क्योंकि लिबरल है ना, कोई भी आ सकता है, कोई भी इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकता है, तो ग्लोबल ट्रेड शुरू हो गया। तीसरा जो है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज in foreign trade there has been increase in reserve of foreign exchange। ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी जो है वो भारत में आने लगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड भारत में आया तो ऑब्वियसली एक्सचेंज कैसे होगा, फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज होगा। तो फॉरेन करेंसी भारत में आई लिबरलाइजेशन से, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। एंड लास्ट जो है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू द लिबरलाइजेशन। हमारे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इंटरनल, ठीक है, अंदर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डेवलप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई, उनको देखा उन्होंने, तो किस तरह से मशीनरी होनी चाहिए, किस तरह से लेबरिंग होनी चाहिए, किस तरह से कैपिटल होना चाहिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप किया गया। तो ये एक एडवांटेज हुआ। तो चारों चार एडवांटेज आपको याद रखना है। डिसएडवांटेज क्या हुआ? कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो देखते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। तो क्या हुआ? एक तो रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है वो डिक्रीज़ कर दिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन जो है वो उठा लिया था, मतलब एकदम फ्री कर दिया था, ऐसा भी नहीं था। थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके वो रिड्यूस कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, एक मोनोपोली सी आ गई। क्या मोनोपोली आ गई थी कि गुड्स एंड सर्विस जो थे, जो भी हमारे भारत में गुड्स सर्विस हो रहे थे, उसमें ज़्यादातर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लोग जो है, इंडिविजुअल ऑनर जो है और प्राइवेट ऑनर जो है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है, वो क्या कर रहे थे, बेफाम हो रही थी, और गवर्नमेंट उनके ऊपर टोटल कंप्लीट कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हटा दिया तो टोटल कंट्रोल थोड़ी ना होने वाला है गवर्नमेंट का। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ जो चाहे वो कर सकती है। Number 2, as focus has only been paid on industrial sector, India has remained backward in development in agriculture। टोटल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर दिया गया, तो एग्रीकल्चर फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर जो है, हेल्थ फैक्टर जो है, ये सभी चीज़ें में वो इंडिया जो है वो बैकवर्ड ही रह गया। सो देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। ओके, डिस्पैरिटी आ गई, मतलब इनकम में क्या हुआ, कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया और कहीं पे कोई ज़्यादा जो है वो गरीब का गरीब ही रह गया। तो ये डिस्पैरिटी इनकम भी हो गई। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉरेन डेब्ट्स हैज़ इंक्रीज। हम बहुत सारी चीज़ें का क्या करने लगे, इंक्रीज़ करने लगी। इम्पोर्ट जो है, मतलब बाहर से सामान हमारे भारत में आने लगा, लेकिन भारत का सामान जो है वो बाहर बहुत ही कम जाने लगा। तो इसके लिए अगर हम कोई भी चीज़ें जो है फॉरेन से ख़रीदते हैं, तो ऑब्वियसली हमें करेंसी जो है हमारा, वो फॉरेन करेंसी में हमें ट्रेड ख़रीदना पड़ेगा ना। ट्रेड जो है हमें फॉरेन करेंसी में ही करना पड़ेगा, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं उसी करेंसी में हमें प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी भारत की ऑब्वियसली रुपी की वैल्यूएशन तो बहुत कम थी, यूएसए की, जापान की, दूसरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उसकी करेंसी जो है वो हाई थी, रुपीज़ से ऑब्वियसली ज़्यादा थी। तो हम फॉरेन से कोई भी चीज़ें मंगवाते हैं तो हमारा रुपीज़ हमें ज़्यादा देना पड़ता था। तो इससे क्या हो गया, हमारा फॉरेन डेब्ट जो है, हमारा कर्जा जो है वो बढ़ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने लिबरलाइजेशन का मीनिंग देखा, और लिबरलाइजेशन का जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है वो देखा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।